Brought to you by BizAnalyst by Khata Book. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के होते होते रह गए। कई दौर की बातचीत और कई प्रेजेंटेशंस के बाद आखिरकार कांग्रेस और प्रशांत किशोर यानी पीके की डील फाइनल नहीं हो पाई। आखिर में बात नहीं बन पाई और पीके ने कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। पिछले कई दिनों से यह तय माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस ज्वाइन करना महज एक फॉर्मेलिटी है। आज सारे कयास खत्म हो गए। इस बात पर सबसे पहले पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके लिखा, प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और बातचीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया था और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके प्रयासों और सुझावों की हम सराहना करते हैं। खबर कंफर्म हो चुकी थी, बस प्रशांत किशोर की तरफ से हामी का इंतजार था, वो भी हुआ। थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर ने भी खुद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मेरी विनम्र राय में मेरे शामिल होने से ज्यादा कांग्रेस को परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से कुछ गहरी संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, हमने अनुवाद किया, मतलब कि खेल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक ब्लूप्रिंट पेश किया था। चुनावी रणनीतिकार के साथ मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी ने एक 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो प्रशांत किशोर के सुझावों पर विचार कर रिपोर्ट पेश करें। इसके बाद एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया गया। इसका मकसद पार्टी में संरचनात्मक सुधारों के जरिए इसे आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करना था पार्टियों को और 2024 के आम चुनावों की तैयारी करना था। कितने बैठक हुए, कितने स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई गई और पीके ने क्या प्लान बनाया, अब ये सब बातें हो गई हैं पुरानी। आज का ताज़ा और छीटा मार सवाल ये है कि आखिर गरारी फंसी कहाँ? जब रास्ते खुले थे तो मंजिल क्यों नहीं मिली? कुछ जवाब सूत्रों से मिले। हुआ ये था कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि प्रशांत किशोर पार्टी में आए। उन्होंने ही अप्रोच किया था, सब कुछ सही जा रहा था, मगर पेंच आखिर में इसीलिए फंसा क्योंकि प्रशांत किशोर काम करने की पूरी आज़ादी चाहते थे। उनकी मांग थी कि वो सीधे पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। एक तरह की एब्सोल्यूट पावर चाहते थे, जिसे पार्टी के बहुत से नेता पचा नहीं पाए, तृणमूल मॉडल। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि कांग्रेस चाहती थी कि अगर प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें तेलंगाना में केसीआर और उनकी पार्टी का काम छोड़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस वहां केसीआर की प्रतिद्वंद्वी है। सूत्र बताते हैं कि इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अलग हूं और मेरी कंपनी अलग है, दोनों का काम भी अलग है। जवाब में कांग्रेस आला नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि हम आपको और आपकी कंपनी को अलग नहीं मानते। यहीं से बात बिगड़ी और आखिरकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रास्ते अलग हुए। इस खबर पर चर्चा चल रही थी कि उतने भर में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फोटो ट्वीट कर दी। वो प्रशांत किशोर के साथ थे। लिखा, कई दिनों बाद पुराने दोस्त पीके के साथ शानदार मुलाकात हुई। ओल्ड गोल्ड एंड ओल्ड फ्रेंड्स स्टिल द बेस्ट। इस ट्वीट को रीट्वीट करके कांग्रेस के ही दूसरे नेता और छत्तीसगढ़ सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक बसोया ने लिख दिया कि अच्छा, अब समझ में आया कि मामला क्यों बिगड़ा हुआ है। इस पर आम लोग भी लिखने लगे, राय देने लगे। अच्छा है, कांग्रेस का आपस में ही बढ़िया द्वंद्व चल रहा है। खैर, आगे की खबर यह है कि कांग्रेस ने आगे के मंथन के लिए चिंतन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया कि 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी राज्यों से करीब 400 कांग्रेसी शामिल होंगे। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल गए राणा दंपत्ति को आज फिर झटका लग गया। हाईकोर्ट में केस हटाने की याचिका खारिज हुई थी, तो आज सेशन कोर्ट से जमानत याचिका भी खारिज हो गई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को तत्काल कोई राहत नहीं मिली। अब 29 अप्रैल तक पति पत्नी दोनों जेल में रहेंगे। राणा दंपत्ति की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने बताया कि अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है, तब तक हम जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही हम पुलिस से पूछेंगे कि राणा दंपत्ति पर देशद्रोह का आरोप आखिर क्यों लगाया गया। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अनुसूचित जाति का बताकर रात भर वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया। ये शिकायत करते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। नवनीत राणा के पत्र पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में मुंबई पुलिस से जवाब भी मांग लिया। पानी न देने के आरोपों के जवाब में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने सीसीटीवी फुटेज जारी की। वीडियो के आधार पर दावा किया कि राणा दंपत्ति गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे थे। उन्हें चाय कॉफी भी ऑफर की गई थी, जो पीते दिखते हैं।
मुंबई पुलिस कमिश्नर के वीडियो के बाद सांसद नवनीत कौर के वकील रिजवान मर्चेंट ने एक बयान जारी किया और कहा कि कमिश्नर साहब बोल रहे हैं झूठ। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है वो है खार पुलिस स्टेशन का, लेकिन पूरी रात दंपति बैठाए गए थे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। इस दौरान न तो पानी दिया गया, न ही बाथरूम जाने दिया गया। जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है वो है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के पास, जिसे मुंबई पुलिस कमिश्नर को जारी कर देना चाहिए अगर वो फुल डिस्क्लोजर चाहते हैं। तीसरी सुर्खी बेरोजगारी से जुड़ी है। मुंबई में एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने रोजगार से जुड़ा नया डाटा जारी किया है, जो बताता है कि रोजगार की समस्या भारत में साल दर साल बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां कम हो गई। 45 लाख लोग तो इतने निराश हो गए कि उन्होंने काम की तलाश ही छोड़ दी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि हताश होने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला कार्यकर्ता मजदूर। देश की आबादी के हिसाब से देखें तो 2017 में कुल कामगारों की संख्या 40% थी, जो आज की तारीख में घटकर 40% हो गई है। जानकारों की माने तो भारत में 90 करोड़ लोग रोजगार के लायक हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं जिनकी उम्र अब बढ़ रही है। कोरोना बीते 2 साल बीत गए, नौकरी अभी भी नहीं मिली। काम न होने की वजह से युवाओं की आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ पा रही जिस रफ्तार में दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ रही है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अभी बनी हुई है पूरी दुनिया में। मगर ऐसी स्थिति तरक्की को रोक देगी, क्योंकि भारतीय युवाओं की उम्र तो बढ़ रही है मगर उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। इसके ठीक उलट एक दूसरी स्थिति भी है, जिसमें गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संपत्ति के मामले में उन्होंने जेफ बेजोस को भी अब पीछे छोड़ दिया है। वो पुरानी कहावत है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। चौथी सुर्खी, अंतिम सुर्खी है, कोरोना की चौथी लहर की आहट से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। लगातार 7 दिन से 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर ही है, जहां हर रोज़ 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इस पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि जून के अंत में कोरोना की चौथी लहर पीक पर जाएगी। उन्होंने IIT कानपुर की स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि इसका प्रभाव अक्टूबर तक रहेगा। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य में फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को अब अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहे हैं। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आगे होने वाले प्रभाव पर व्यापक चर्चा की जाएगी।